जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी विदाउट स्ट्रेस। तो दोस्तों, जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने लिविंग वर्ल्ड को कंप्लीट कर लिया था, आज की इस वीडियो में हम लोग एक नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, दैट इज द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो दोस्तों, ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और आपको ये इंटरेस्ट के साथ पढ़ना होगा। इस चैप्टर में हम लोग बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग योर मोर टाइम एंड विद फुल एनर्जी, लेट स्टार्ट दिस वीडियो। तो दोस्तों, हम लोग जैसा कि कोई भी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले उस चैप्टर के नेम के बारे में हम लोग समझते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि तुम सभी को पता होगा कि बायोलॉजिकल का मतलब होता है लिविंग। लेकिन फ्रेंड्स, प्रॉब्लम आती है क्लासिफिकेशन को लेके कि क्लासिफिकेशन होता क्या है और हम लोग क्लासिफिकेशन करते क्यों हैं। तो दोस्तों, मैं तुमको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो कि तुम्हारे मम्मी और पापा सुपरमार्केट जाते हैं, वहाँ से जितने भी डेली यूज का ग्रोसरी का जो भी सामान है वो लेकर आ जाते हैं और सारे सामानों को एक जगह इकट्ठा करके रख देते हैं, उसको सेग्रीगेट नहीं करते हैं। नेक्स्ट डे तुम्हारे फादर कहते हैं जाओ और उस सामान में से एक मुझे टूथब्रश लेके आओ, मैंने कल लेकर आया था। तो तुम जाओगे और सामान में से टूथब्रश को निकालोगे। उस टूथब्रश के साथ और भी बहुत सारे चीज़ होंगे, जैसे शैम्पू हो सकते हैं, डायरी हो सकता है, पेन हो सकता है, चॉकलेट्स वगैरह बहुत सारे चीज़ हो सकते हैं। तो तुम उसमें से क्या करोगे, अब ढूंढना चालू करोगे टूथब्रश को। हो सके तुमको वो टूथब्रश मिल जाए, लेकिन टूथब्रश मिल जाएगा क्योंकि वहाँ पर बहुत कम सामान है, लेकिन तुम्हारा एनर्जी और टाइम बहुत ही ज़्यादा वेस्ट होगा। अगर तुम उसको सेग्रीगेट करके रखते तो तुमको इतना एनर्जी और टाइम वेस्ट ना करना पड़ता। और एक एग्जांपल ले लो, मान लो कि तुम एक लाइब्रेरी में जाते हो और वहाँ पर तुमको एक बुक चाहिए, और लाइब्रेरी में क्या है कि बहुत सारे बुक्स इधर उधर बिखरे हुए हैं, 1000 बुक्स इधर उधर बिखरे हुए हैं, और तुम जाते हो लाइब्रेरियन से कहते हो कि मुझे एक बुक चाहिए। जैसे मान लो तुमको इंसाइक्लोपीडिया चाहिए, और तुम जाओगे बोलोगे लाइब्रेरियन से, तो बोलेगा कि जाओ तुम जाकर ढूंढ लो, खुद से ही जाकर ले लो बुक को। तो तुम अगर उस बुक को ढूंढने लगते हो तो तुमको शायद वो ना मिले बुक, क्योंकि 1000 बुक्स में खोजना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अगर हम लोग यही चीज़ को क्या करें, लाइब्रेरी में क्या होता है, लाइब्रेरी में जनरली क्या होता है, सारे बुक्स अलग अलग सेल्स में मतलब अच्छी तरह से रखे होते हैं, नाम वगैरह लिखा होता है, जिससे हम लोग आसानी से किसी बुक को फाइंड कर सकते हैं। तो यही है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या है कि किसी भी चीज़ को ग्रुप में ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी पे हम लोग किसी भी चीज़ को ग्रुप में डालते हैं, तो वही है क्लासिफिकेशन। ये क्या करता है, हमारे जीवन को बहुत ही ईजी बना देता है, किसी चीज़ को ईजी बना देता है, प्रिसाइज बना देता है। तो दोस्तों, क्लासिफिकेशन को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन स्पेसिफिक ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी। हम लोग किसी भी चीज़ को ग्रुप में डालते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म को किसी भी ग्रुप में डालते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज। जैसा कि फ्रेंड्स, मैं बोलूँ कि डिसिमिलैरिटी और सिमिलैरिटी के, मान लो कि घर में है तुम्हारा, तो घर में जो सामान लाओगे तुम, तो जैसे कि जो बाथरूम का जो सामान होगा उसको बाथरूम में रखोगे। जैसे कि बाथरूम में क्या हो सकता है, सोप्स हो सकते हैं, या फिर से तुम्हारा जो टूथब्रश हो सकता है, टूथपेस्ट हो जाता है, क्योंकि उसमें कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं, वो सारे हम लोग सुबह सुबह यूज करते हैं, तो इसलिए हम उसको सिमिलैरिटी के बेसिस पे एक जगह बाथरूम में रख रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग सिमिलैरिटी के बेसिस पे लिविंग ऑर्गेनिज्म को भी क्लासिफाई करते हैं डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में। उसी को क्या कहते हैं, हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले साइंटिफिक तरीके से किसने क्लासिफिकेशन दिया था, तो वही थे जो फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जूलॉजी थे, दैट इज एरिस्टोटल। तो एरिस्टोटल ने सबसे पहले साइंटिफिक मेथड से क्लासिफिकेशन को हम लोग को दिया था। तो उन्होंने क्या किया था, कुछ बेसिस लिया था, जैसे कि लोकोमोशन। तो लोकोमोशन क्या होता है फ्रेंड्स, लोकोमोशन का मतलब होता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाना, एक प्लेस से हटकर मूवमेंट होना दूसरे प्लेस तक। तो दोस्तों, जैसा कि तुम सभी को पता है कि एनिमल में लोकोमोशन होता है। क्या होता है, एनिमल एक प्लेस से दूसरे प्लेस मूव करते हैं, लेकिन प्लांट क्या मूव करते हैं, नहीं मूव करते, वो ग्रोथ करते हैं, ऊपर की ओर बढ़ते हैं, लेकिन लोकोमोशन को शो नहीं करते हैं, वो एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स क्या हुआ कि अब लोकोमोशन के बेसिस पे हम लोग प्लांट और एनिमल को तो क्लासीफाई कर दिए, लेकिन फिर प्लांट में भी हम लोगों ने डिफरेंट मतलब एरिस्टोटल ने बनाया ग्रुप्स, जैसा कि उन्होंने फिर से एक कैरेक्टरिस्टिक को लिया, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। जैसा कि मैं तुमको लास्ट वीडियो में बताया था, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स क्या होते हैं, जो बाहर से हम लोग को दिख सके, जैसे कि कोई भी पेड़ मोटा है, छोटा है, या उसका फूल का कलर क्या है, या स्टीम कैसा है, ये सब कैरेक्टरिस्टिक, उसको हम लोग मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि इन्होंने क्या किया कि 3 ग्रुप में प्लांट को क्लासीफाई कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। तो पहला जो था वो था हर्ब्स, फिर दूसरा था स्क्रब्स, और तीसरा था ट्री। तो देखो, हर्ब्स में क्या होता था कि वो जो उसका स्टीम था वो बहुत ही ज़्यादा
पतला होता था और उसमें वुड नहीं होता था। जैसा कि तुम लोग देखे होगे बीट का जो प्लांट होता है देखते हो कितना पतला होता है और उसमें वुडी स्टीम नहीं होता है, उसका बहुत ही कम हाइट होता है, लेस देन 2 मीटर। जो स्क्रब्स होते हैं वो क्या होते हैं फ्रेंड्स, उनका थोड़ा सा मोटा साइज में आता है और वुडी स्टीम होता है। जैसा कि गुलाब वगैरह के पेड़ देखे होंगे तो उसमें थोड़ा मोटा स्टीम होता है और उसमें थोड़ा थोड़ा वुड हम लोग को देखने को मिलता है और वो मध्यम हाइट के होते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स कुछ बड़े बड़े ट्रीज में फिर उन्होंने क्लासीफाई किया। ट्रीज में उन सारी चीज़ों को रखा जो बहुत ही बड़े होते हैं और उनका जो तना होता है वो भी बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, मोटा होता है और उसमें बार्क्स जनरली हम लोग को देखने को मिलता है। छाला जो होता है ऊपर वाला वुडी वाला चीज़ वो हम लोग को देखने को मिलता है और ये बहुत ही ज़्यादा टॉल होते हैं। तो ऐसे करके उन्होंने क्या किया, प्लांट को क्लासिफाई कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक। इसके बाद फ्रेंड्स उन्होंने क्या किया, एनिमल्स को क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ कलर ऑफ ब्लड। अब कलर ऑफ ब्लड को लिया उन्होंने बेसिस और उनको एनिमल को क्लासिफाई करना स्टार्ट कर दिया। तो दोस्तों उन्होंने 2 चीज़ों में उन लोग एनिमल्स को क्लासिफाई किया, एनाइमा और एनाइमा। तो इनाइमा में क्या होते थे, जिन्हें रेड ब्लड जो ब्लड का कलर होता है रेड होता था वो इनाइमा में आते थे और जिनमें ब्लड का कलर रेड नहीं होता था वो इनाइमा में आते थे। तो दोस्तों रेड ब्लड का कलर रेड होना कैसे होता है, होमोग्लोबिन के कारण। होमोग्लोबिन किस में मौजूद होता है, आरबीसी में। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो यहाँ पर ब्लड का कलर था वो रेड था और आरबीसी प्रेजेंट था, और यहाँ पर ब्लड का कलर रेड नहीं था और आरबीसी प्रेजेंट नहीं था। तो दोस्तों जो एरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन था वो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था। ऐसा इसलिए था क्योंकि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ कुछ ही कैरेक्टरिस्टिक को लेकर क्लासिफाई किया था, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था हमारे लिए क्योंकि पहली बार किसी साइंटिस्ट ने साइंटिफिक मेथड से क्लासिफिकेशन को किया था। तो यही सारी चीज़ों को देखकर और भी साइंटिस्ट ने स्टार्ट कर दिया क्लासिफिकेशन का, और उन्हीं में से एक थे द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कार्लोस लिनियस, और उन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन को दे दिया। इन्होंने क्या किया, 2 प्लांटी और एनिमिलिया किंगडम में क्लासिफाई किया 5 कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे। तो पहला जो था वो हमारे पास था सेल वॉल। सेल वॉल क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बाहर वाला जो लेयर होता है जो प्लांट को प्रोटेक्ट करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेल वॉल। तो प्लांट को प्रोटेक्ट करता है मतलब ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट में मौजूद होता है, एनिमल में ये मौजूद नहीं होता है। फिर कॉन्ट्रासिटाइल वेट्यूल्स, ये क्या होता है, कॉन्ट्रासिटाइल वेट्यूल्स ये होते हैं मतलब ये ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करते हैं, मतलब कि जो वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होता है वो उसमें हेल्प करते हैं। ये एक ऑर्गेनिल होते हैं जो कि ऑस्मो रेगुलेशन में हम लोग को हेल्प करते हैं। ये प्लांट में मौजूद नहीं होते हैं और एनिमल में मौजूद होते हैं। इसको हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे तो कोई ऐसा चिंता करने वाली बात नहीं है। दोस्तों थर्ड हमारे पास है लोकोमोशन। तो लोकोमोशन क्या होता है, जैसा कि हम लोगों ने देखा एक प्लेस से सेकंड प्लेस पे जाना, तो ये प्लांट जो है वो ऐसा नहीं करते हैं लेकिन एनिमल करते हैं। इसके बाद रिस्पॉन्स टू स्टिमुली, तो दोस्तों ये दोनों जो प्लांट और एनिमल दोनों रिस्पॉन्स करते हैं स्टिमुली के खिलाफ, मतलब कुछ भी ऐसा बाहर हुआ तो वो रिस्पॉन्स करते हैं। लेकिन जो एनिमल्स में होगा वो फास्ट होगा और प्लांट्स में क्या होगा, स्लो होगा। जैसा कि टच मी नॉट प्लांट, छुई मुई वाला प्लांट है, उसमें हम लोग जब उसके लिप्स को टच करते हैं तो वो अपने लिप्स को मोड़ लेता है, तो वहाँ पर वो क्या कर रहा है, एक तरह से रिस्पॉन्स कर रहा है। वैसे ही दोस्तों जैसा कि हम लोग में क्या होता है, बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। मान लो हम कोई एक स्टिमुली को छूते हैं, मतलब एक हॉट प्लेट है और उसको जब टच करते हैं तो तुरंत ही हमारा हाथ वहाँ से हट जाता है, रिस्पॉन्स होता है। हमारा जो ब्रेन है हम लोग को एक सिग्नल पास करता है हाथ हटाने के लिए। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारा नर्वस सिस्टम डेवलप्ड है, वेल डेवलप्ड है, बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, इसीलिए हमारा का जो रिस्पॉन्स स्टिमुली है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। तो दोस्तों जो फिफ्थ वाला हमारे पास है वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो दोस्तों जनरली क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि 2 मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, एटोट्रोपिक और हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो प्लांट्स क्या बनाते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस की मदद से, इसीलिए वो एटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करते हैं। और जो एनिमल्स होते हैं वो खुद खाना नहीं बनाते हैं, दूसरे को मार के या छीन के खा लेते हैं, तो वो क्या है, हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हम लोगों ने 10th में देखा था कि हेटरोट्रोपिक भी 3 तरह का होता है। पहला जो होता है वो होलोजोइक, पैरासिटिक और सेप्रोफाइटिक। तो होलोजोइक में हम लोग क्या हैं, होलोजोइक हैं, क्या करते हैं, पहले खाना को खाते हैं और पेट में जाने के बाद, मतलब स्टोमच में जाने के बाद हम लोग एंजाइम्स की मदद से उसको कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सिंपल चीज़ों में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन वो प्लांट ऐसा नहीं करते हैं। कुछ ऐसे फंगी हैं वो क्या करते हैं कि बाहरी सब्सटेंस को एंजाइम्स की मदद से तोड़ लेते हैं कॉम्प्लेक्स से सिंपल, और उसको फिर खाते हैं। तो यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, डू नॉट ईट फूड, ये डायरेक्ट खाना को नहीं खाते, मतलब इंगल्फ नहीं करते, निगलते नहीं है, लेकिन ये खाना को खाते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक ट्रिक है ये सारी चीज़ों को याद करने के लिए। तो ये जो है ट्रिक का नाम है
राम को बुलाओ। तो राम को बुलाओ यहाँ पर एक ट्रिक है, मतलब कॉल राम। तो यहाँ पर हम लोग C 2 बार आ रहा है, इसीलिए यहाँ पर C2 हम लोग यूज कर रहे हैं। और यहाँ पर देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकली तुमको A छोटा देखने को मिलेगा, L छोटा को देखने को मिलेगा, यहाँ पर A छोटा को। ये तो तुमको ऐसे ही ऑर्डर में याद रखना है ट्रिक के लिए, क्योंकि ये जितने भी छोटा चीज़ है वो याद करने के लिए, मतलब ट्रिक में हमारे ये जो याद करना है ये सारे 5 कैरेक्टर, उसके लिए यूज नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पर हम लोग यहाँ पर ट्रिक बनाने के लिए यूज किए हैं। तो देखो कैसे है, C2 2 बार C मतलब आ रहा है, तो यहाँ पर सेल वॉल एक C से याद करेंगे, दूसरा से कॉन्ट्रासिटाइल वैक्यूल्स 2 C हो गया। फिर तीसरा यहाँ पर देखो क्या है, L, यहाँ पर ये देखो ये चीज़ क्या है, L, तो L से हम लोग याद कर सकते हैं लोकोमोशन को। फिर क्या है R से रिस्पॉन्स टू स्टिमुली, और M से मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रिक। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट चीज़ हम लोग देखते हैं, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हमारे पास है। तो दोस्तों एनिमिलिया में इन्होंने क्या क्या डाला, जो ये कारोलस लिनियस जी हैं उन्होंने क्या किया, एनिमिलिया में प्रोटोजोआ को डाल दिया, ठीक है। फिर से इनवर्टिब्रेट क्या होता है, जिनमें रीढ़ की हड्डी मौजूद नहीं होती है। ये सारी चीज़ों को हम लोग आगे पढ़ेंगे, चिंता करने की कोई बात नहीं है। और वर्टिब्रेट को भी इसी में डाल दिया, एनिमिलिया वाले में, जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है। तो क्या हम लोग वर्टिब्रेट में आते हैं, क्योंकि हमारे रीढ़ की हड्डी होती है। तो दोस्तों इसके बाद फ्रेंड्स हमारा जो प्लांटी में इन्होंने क्या क्या डाला, बैक्टीरिया, ठीक है। दूसरा इन्होंने एल्गाई, तीसरा फंगी, फिर पेट्रियोडिफाइटस हम लोगों ने देखा था, लंबी लंबी झाड़ियाँ वाला, डायनासोर वाला, जब हम लोग देख रहे थे चैप्टर 1 में। तो दोस्तों अगर तुम लोगों ने चैप्टर 1 को नहीं देखा और देखना चाहते हो तो मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ पर डायरेक्ट जाकर तुम आसानी से जितने भी लेक्चर है उसको देख सकते हो। उसके बाद फ्रेंड्स ब्रायोफाइटस, फिर जेमनियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, बीच वाले मतलब सीड वाले प्लांट, बिना सीड वाले प्लांट, इस सारे चीज़ों को प्लांटी में डाल दिया। तो दोस्तों अब देखो क्या है कि जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसके कुछ ड्रॉबैक्स है। तो पहला जो ड्रॉबैक है कि वो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज को में कोई भी अंतर नहीं करते हैं, भेदभाव बेचारे कारोलस लिनियस जी नहीं करते हैं। फिर से वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में भी कारोलस लिनियस ने कोई भी भेदभाव नहीं किया, क्योंकि वो बहुत ही ब्रॉड माइंडेड थे, कोई भी चीज़ में अंतर नहीं करना चाहते थे। और तीसरा उन्होंने एट्रोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक चीज़ों में कभी भी कोई भी भेदभाव नहीं किया। तो दोस्तों देखो अब कैसे हम लोग समझते हैं, यहाँ पर देखो बैक्टीरिया जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, सभी को पता है। और एल्गाई जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, एक्सेप्ट यूनिसेलुलर, दैट इज़ ब्लू ग्रीन एल्गाई। ब्लू ग्रीन एल्गाई जो है वो सिर्फ और सिर्फ एकमात्र यूनिसेलुलर एल्गाई है, और सारे क्या है मल्टी सेलुलर है। और ब्लू ग्रीन एल्गाई को हम लोग और एक नाम से जानते हैं साइनो बैक्टीरिया। इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं फंगी। तो फंगी क्या है, सारे फंगी क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, ईस्ट को छोड़ा के। ईस्ट क्या होता है, एक यूनिसेलुलर होता है। और जो पेट्रियोडियस फाइटर्स है ये सारे क्या है, ये सब तो प्लांट है, तो ये प्लांट क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। तो यहाँ पर देखो कि यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर दोनों चीज़ों को एक साथ यहाँ पर रख दिया, क्या मतलब कुछ भी। यहाँ पर ये देखो एनिमल वाला केस, प्रोटोजोआ क्या होता है, एक यूनिसेलुलर है, लेकिन वर्टिब्रेट क्या है, मल्टी सेलुलर है। तो कोई भेदभाव नहीं है, क्या हाल है। फिर वैसे ही देखो फ्रेंड उन्होंने क्या किया, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक को भी एक साथ रख दिया। बैक्टीरिया वगैरह जो यहाँ बैक्टीरिया है वो यूकैरियोटिक है और सारे चीज़ प्रोकैरियोटिक है। तो ये कोई भेदभाव नहीं है, सब एक है, सब एक है कारोलस लिनियस के नज़रों में। इसके बाद फ्रेंड्स ऑटोट्रॉप और हेटरोट्रॉप्स को भी कोई भी मतलब अंतर नहीं दिया। जैसे कि फंगी कभी भी अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, वो सेप्रोफाइटिक होते हैं, दूसरे के मरे गले चीज़ों पे चल जाते हैं और आसानी से खाना को खाते हैं। लेकिन इनको प्लांट वगैरह के साथ रख दिया जो कि एट्रोट्रॉपिक मोड को शो करते हैं, तो यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है। तो ये सारे इनके ड्रॉबैक्स हम लोग को देखने को मिलता है। तो दोस्तों इन सारे ड्रॉबैक्स तो था ही था, उसके साथ क्या हुआ कि ड्यूल ऑर्गेनिज्म भी आ गए। तो ड्यूल ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि प्लांट और एनिमल दोनों का कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक को शो करते हैं। तो जैसा कि यूग्लिना, तो यूग्लिना क्या होता था, उनमें सेल वॉल ऑब्सेंट होता था जैसे सारे एनिमल्स में होता है, और लोकोमोशन को शो करते थे, एक प्लेस से दूसरे प्लेस आसानी से जाया कर सकते हैं, जा सकते हैं। और उनमें गेम यहाँ पर क्या है कि वो कि क्लोरोप्लास्ट भी उनमें मौजूद होता था, जिससे कि वो स्वयं का खाना स्वयं ही बना लेते थे, एटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करते थे। फिर ऐसे हमारे पास एक और था क्लामाइडोमोनाज। तो ये क्या होता था, इनमें सेल वॉल प्रेजेंट होता था सारे एनिमल्स की तरह, और एटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को दिखाते थे, मतलब क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता था, खुद का खाना खुद बनाना यहाँ पर भी होता था। और एनिमल्स जो होते हैं एनिमल्स का भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक को दिखाते थे, जैसे कि लोकोमोशन, एक प्लेस से दूसरे प्लेस आसानी से ये भी जाया कर सकते थे। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म क्या होते थे, ड्यूल ऑर्गेनिज्म होते थे। तो इन्हीं सारे चीज़ों को देखते हुए, कुछ ड्रॉबैक्स को देखते हुए, कुछ ड्यूल ऑर्गेनिज्म को देखते हुए तीसरे किंगडम का
निर्माण हुआ, जिसको निर्माण किए थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन बाय ईस्ट हैकल। और कब किए थे इन्होंने? 1866, जो कि हम लोग को याद नहीं रखना है, सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही देखना है कि कितना दिन पे कितना चीज़, ये हम लोग को ईयर के बारे में याद बिल्कुल नहीं रखना है। लेकिन साइंटिस्ट का जो नाम है इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको ये याद रखना होगा। तो दोस्तों इन्होंने क्या फाउंड किया? प्रोटिस्टा किंगडम फाउंड किया। तो इन्होंने क्या क्या डाला प्रोटिस्टा में? तो इन्होंने डाला यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स। यहाँ पर हम लोग देखेंगे आगे जाके कि प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं और यूकैरियोट्स क्या होते हैं। तो उससे पहले तुमको यहाँ पर ध्यान में रखना होगा कि यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स इन्होंने प्रोटिस्टा में डाला। तो इसका एग्जाम्पल क्या है यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स का? बैक्टीरिया। फिर इन्होंने साथ साथ और क्या डाला? यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को भी इन्होंने इसी में डाला, और इसका एग्जाम्पल है प्रोटोजोआ। तो दोस्तों ये जो यूग्लिना है ये भी क्या आता है? इसी में आता है, प्रोटिस्टा में ही आता है, प्रोटोजोआ ही में आता है। इसके बाद फ्रेंड्स इन्होंने और क्या डाला? मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स को भी इन्होंने इसी में डाल दिया, जैसे कि एग्जांपल है एल्गाई और फंगी। तो दोस्तों देखो, आज जो हम लोग प्रोटिस्टा पढ़ते हैं, प्रेजेंट डे में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आगे देखेंगे क्या होता है, तो उसमें एक प्रोटिस्टा किंगडम होता है। तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आज क्या मौजूद है? यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स ही मौजूद है, और यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स हो गए हैं, फिर से मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स हो गए, ये सारी चीज़ मौजूद नहीं है। लेकिन उस समय क्या हुआ था? सारे चीज़ों को इन्होंने इसी में डाल दिया था। उन्होंने देखा कि कुछ भी ऐसा मतलब है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी है जो सिंपल इनका मतलब बॉडी है, जो कि इतना नहीं दिखाते, तो इसको पकड़ के भी इन्होंने प्रोटिस्टा में डाल दिया, प्रोटिस्टा किंगडम में डाल दिया। तो दोस्तों अब यही सब मतलब यहाँ पर भी हम लोग का कुछ प्रॉब्लम हो रहा था। क्या हो रहा था कि यहाँ पर सारे यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर एक साथ हो रहे थे, फिर से यहाँ पर यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स में कोई भी अंतर नहीं था। तो इन्हीं सारे चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर हम लोग का 4 किंगडम क्लासिफिकेशन आ गया था, जो कि दिया था कोपलैंड ने। तो दोस्तों इन्होंने एक और किंगडम को फाइंड किया था। तो पहली बार तो इन्होंने इनका नाम दिया था माइकोडा इन्होंने नाम दिया था, लेकिन इसको बदल दिया। डॉट्री और एलन ने क्या किया? इसका नाम बदल के मोनेरा कर दिया, और आज हम मोनेरा के नाम से इस किंगडम को जानते हैं। तो इन्होंने क्या किया? जितने भी प्रोकैरियोट्स होंगे, जितने भी यूनिसेलुलर या हो जाए या मल्टीसेलुलर, जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं, उन सारे चीज़ों को इन्होंने अपने किंगडम मोनेरा में डाल दिया, जैसे कि बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गाई जिसको हम लोग और कहते हैं। अब दोस्तों ये सब तो हो गया, लेकिन यहाँ पर अब देखो क्या क्या हम लोग को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर देखो क्या क्या सॉल्व हो गया हमारे पास। ये तो प्रोटिस्टा में ये वाला चीज़ आ गया, ठीक है, और यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स तो मोनेरा में चल गया। लेकिन यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, एल्गाई और फंगी यहाँ पर हम लोग को देखने को नहीं मिला, मतलब यहाँ पर इसका कोई भी उपाय नहीं हुआ। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हम लोग को देखने को मिलता है फंगी किंगडम, जिसमें फंगी को जितने भी हैं उसको क्लासिफाई कर दिया गया, और कुछ एल्गाई को हम लोगों ने मतलब जो है प्लांट्स वाले में डाल दिया, कुछ हम लोगों ने मोनेरा में डाल दिया, कुछ प्रोटिस्टा में डाल दिया। तो यहाँ पर सारे चीज़ अब सॉल्व तुमको लगेगा कि हो गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एक और किंगडम लास्ट आएगा, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो हम लोग पहले देखते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसको दिया था R.H. विटेकर ने। तो इन्होंने क्या फाइंड किया? किंगडम फंगी। तो इन्होंने फाइंड किया किंगडम फंगी, और इन्होंने 5 कैरेक्टर्स को कंसाइडर किया। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो पहला जो इन्होंने कैरेक्टरिस्टिक को लिया वो था रिप्रोडक्शन मोड, मतलब कैसे वो रिप्रोड्यूस करते हैं, एसेक्सुअली, सेक्सुअली। इसके बाद इन्होंने लिया सेल स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल। तो सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, प्रोकैरियोट्स है या यूकैरियोट्स। तो हम देखेंगे कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स क्या है, इसी वीडियो में देखेंगे, चिंता नहीं करना है। फिर उन्होंने देखा फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप दोस्तों ये है कि सारे मतलब इस थ्योरी के अंदर ये कहना में आता है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म में पहले वो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होंगे, फिर धीरे धीरे वो प्रोकैरियोट्स बने, फिर मल्टीसेलुलर बने, फिर प्लांट बने, फिर एनिमल्स बने। ऐसे ऐसे मतलब इवोल्यूशन हुआ है एक तरह से। तो यहाँ पर प्रोकैरियोटिक रिलेशनशिप वो होता है। फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो कैसा न्यूट्रिशन मोड ऑफ को शो करते हैं, एटोट्रॉपिक है कि हेटरोट्रॉपिक है। तो एटोट्रॉपिक में भी 2 आता है, फोटोट्रॉपिक और केमो एटोट्रॉपिक। तो यहाँ पर फोटो जो एटोट्रॉपिक हो वो लाइट का यूज करते हैं, और कीमो हेटरोट्रॉपिक जो होते हैं वो केमिकल का यूज करते हैं। और हेटरोट्रॉपिक में हम लोग देखे ही थे होलोजोइक, सेप्रोफाइटिक और पैरासिटिक, हम लोग देख के आ चुके हैं 10th में भी, अभी भी देखा था। इसके बाद लास्ट इन्होंने जो कैरेक्टर लिया वो थैलस, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम लोग कहते हैं। उन्होंने देखा कि यूनिसेलुलर है कि मल्टीसेलुलर है। इसको हम लोग याद कर सकते हैं एक ट्रिक से,
CPTM। तो दोस्तों देखो, पहले क्या होता था, जब ये नीट का एग्जामिनेशन नहीं होता था, सारे कॉलेज अलग अलग अपना एग्ज़ाम लेते थे। तो वैसे ही राजस्थान में एक कॉलेज था CTMT। तो यहाँ पर वो क्या होता था, यहाँ पर एग्ज़ाम हुआ करता था। तो बस तुमको क्या करना है, जब CTMT मतलब फिर से लिया जाए तो क्या होगा, तो यही हम लोग को याद करना है, CTMT, और हम लोग पूरे इसको याद कर सकते हैं। तो RE से रिप्रोडक्शन याद कर सकते हैं हम लोग। इसके बाद जो सेल स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्सिटी C से याद कर सकते हैं। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप P से याद कर सकते हैं। फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन M से याद कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग थैलस को T से याद कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग देखेंगे कुछ कैरेक्टर्स को। तो पहला जो हमारे पास कैरेक्टर है वो क्या है, सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर, तो सेल स्ट्रक्चर दो तरह के होंगे, प्रोकैरियोट्स होंगे नहीं तो यूकैरियोट्स होंगे। तो प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, जिनमें ट्रू न्यूक्लियस मौजूद हो मेम्ब्रेन के साथ। मतलब एक तरह से तुम समझो, अभी यहाँ पर एक न्यूक्लियस है, इस पर एक मेम्ब्रेन होता है। तो मेम्ब्रेन जिस पे होगा वो ये यूकैरियोट्स होंगे, और जिस पे नहीं होगा वो प्रोकैरियोट्स होते हैं। तो ये जो मोनेरा में हम लोग के क्या आते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं, और प्रोटिस्टा, ये फंगी, एनिमिलिया, सारे में क्या आएंगे, यूकैरियोट्स आएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, गोल्गी एपरेचर्स हो गया, फिर से लाइसोसोम हो गया, फिर से ER हो गया, ये सब क्या होते हैं, ऑर्गेनिल होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड। तो ये मोनेरा में मौजूद नहीं होते हैं, लेकिन और सारे जितने भी प्रोटिस्टा, फंगी, एनिमिलिया, प्लांटिया, ये सारे चीज़ों में मौजूद होते हैं। फिर से DNA, RNA, तो दोस्तों ये दोनों मौजूद होते हैं। क्यों? क्योंकि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप तो सारे चीज़ों में होगा ही होगा, जो कि RNA और DNA से होता है। फिर हिस्टोन प्रोटीन, तो हिस्टोन प्रोटीन एक प्रोटीन होता है जो कि ये मोनेरा में मौजूद नहीं होता है और सारे चीज़ों में मौजूद होता है। दोस्तों एक और जो है क्रोमोजोम, तो क्रोमोजोम कैसे बचता है, DNA प्लस हिस्टोन प्रोटीन। तो ये भी क्या होता है, मोनेरा में मौजूद नहीं होता है और सारे चीज़ों में मौजूद होता है। फिर नो हिस्टोन प्रोटीन भी ऐसा एक प्रोटीन होता है करके, तो वो सारे चीज़ें में मौजूद होता है, प्रोटीन ये सारे चीज़ों में मौजूद होता है। और फिर लास्ट है वो टाइप्स ऑफ राइजोजोम। तो राइजोजोम दोस्तों मोनेरा में है 70S और सारे में 18S होता है। यहाँ पर S जो है एक मेजरमेंट है, यूनिट है, मतलब हम लोग कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो उसमें जो लाइसोसोम की संख्या होगी, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, एनिमिलिया, सारे में सेम होगी, दैट इज 70। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं अपने सेकंड कैरेक्टर्स को, दैट इज बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो दो तरह के बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होंगे, मल्टी सेलुलर नहीं तो यूनिसेलुलर। तो मोनेरा में जितने भी होते हैं क्या होते हैं, यूनिसेलुलर। NCERT में यहाँ पर यूनिसेलुलर ना देके सेलुलर दे दिया, जो कि एक ही मतलब रखता है। प्रोटिस्टा में भी यूनिसेलुलर होते हैं, लेकिन फंगी में क्या होंगे, मल्टी सेलुलर होंगे। लेकिन इनका जो टिश्यू होता है वो लूजली बॉन्ड होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा लूज होते हैं। यहाँ पर एक ईस्ट जो होता है वो सिर्फ एक ईस्ट ही है जो यूनिसेलुलर है, और बाकी सब मल्टी सेलुलर फंगी में आते हैं। इसके बाद प्लांटी में भी क्या होंगे, मल्टी सेलुलर। यहाँ पर टिश्यू होगा, ऑर्गन होगा, लेकिन ऑर्गन सिस्टम यहाँ मौजूद नहीं होता है। लेकिन एनीमिलिया में मल्टी सेलुलर होंगे, टिश्यू भी मौजूद होगा, ऑर्गन भी मौजूद होगा, और ऑर्गन सिस्टम भी मौजूद होगा। इसके बाद थर्ड हमारे पास है सेल वॉल। तो सेल वॉल देखो फ्रेंड्स, ये मोनेरा में तो प्रेजेंट होते हैं, प्रोटिस्टा में कुछ कुछ ऐसे हैं जिसमें मौजूद होते हैं, और फिर से फंगी में मौजूद होते हैं, और प्लांटी में मौजूद होते हैं, लेकिन एनिमलिया में मौजूद नहीं होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो प्लांट का जो होता है सेल बॉल, वो सेल्यूलोजिक से बना होता है, सेल्यूलोज से मतलब बना होता है। लेकिन जो फंगी में होता है वो सेल्यूलोजिक नहीं होता है, वो क्या होता है, साइंटियोनस होता है। और ये जो मोनेरा में होता है वो सेल्यूलोजिक ये भी नहीं होता है, ये होता है पेप्टिडोग्लिकॉन। तो पेप्टी यहाँ पर दो चीज़ से बना है, पॉलीसेक्राइड्स मतलब क्या होता है, कार्बोनेट्स। यहाँ पर कार्बोनेट्स का मतलब होता है पॉलीसेक्राइड्स, और एमिनो एसिड मतलब प्रोटीन, तुम जानते ही हो जैसा कि। तो ये दो चीज़ से यहाँ पर जो इसका वॉल है वो मिलकर बना होता है पेप्टिडोग्लिकॉन। तो पेप्टी मतलब हो गया यहाँ पर एमिनो एसिड, और ग्लिकॉन मतलब होता है पॉलीसेक्राइड्स। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं। इसके बाद है फोर्थ नंबर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो दोस्तों जैसा कि मोनेरा में क्या होता है कि एट्रोट्रॉपिक भी शो होता है और हेट्रोट्रॉपिक भी शो होता है। तो हेट्रोट्रॉपिक में सिर्फ होलोजोइक जो होता है, थर्ड वाला टाइप, वो शो नहीं होगा मोनेरा में, यहाँ पर ये पहला जो है मोनेरा में। और प्रोटिस्टा में सारे चीज़ हम लोग को देखने के मिलेंगे, लेकिन फंगी में सिर्फ और सिर्फ हम लोग को हेट्रोट्रॉपिक मिलेगा, नहीं तो सेप्रोफिटिक मिलेगा, नहीं तो पैरासिटिक भी देखने को मिल जाएगा। और प्लांट वाले में एट्रोट्रॉपिक हम लोग को जैसा कि पता है सिर्फ और देखने
देखने को मिलता है और एनिमल्स वाले में हेटरोट्रॉपिक देखने को मिलता है। इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं कुछ ड्रॉबैक्स। तो ड्रॉबैक्स यहाँ पर हम लोग को क्या देखने के मिला कि हम लोगों ने देखा कि अब सारे चीज़ लगभग क्लासीफाई हो चुके हैं, लेकिन एक चीज़ बचता है, डेट इज़ एल्गाई। तो एल्गाई को 3 किंगडम में क्लासीफाई कर दिया गया है। यहाँ पर कोई भी स्पेसिफिक प्लेस नहीं है कि सारे एल्गाई इतने इस किंगडम में आएंगे। तो देखो क्या होता है कि जो ब्लू ग्रीन एल्गाई है, प्रोकैरियोटिक एल्गाई, सॉरी ब्लू ग्रीन एल्गाई क्या है, ये प्रोकैरियोट्स में हम लोग इसको डाल दिए हैं। मोनेरा किंगडम में मतलब इसको हम लोग डाल दिए हैं मोनेरा, ये प्रोकैरियोट्स होते हैं तो इनको हम मोनेरा में डाल दिए हैं। फिर से यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स एल्गाई है, उसको हम लोग प्रोटिस्टा में डाल दिए हैं, जैसे कि डाइनोफ्लैजिन्स और डाइट्रॉस। इसके बाद फ्रेंड्स ग्रीन ब्लू एल्गाई है जो मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं, उसको हम लोग डाल दिए हैं प्लांटी में। तो ये 3 किंगडम में हम अलग अलग डाल दिए हैं। और दूसरा हमारा जो यहाँ पर है ड्रॉबैक्स की नो ग्रुपिंग ऑफ वायरस का कोई भी ग्रुप नहीं बना है। तो ये 2 हम लोग का ड्रॉबैक्स होते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का। तो दोस्तों लास्ट में हम लोग जल्दी से रिकैप कर लेते हैं जितना भी हम लोगों ने पढ़ा। तो पहला हम लोगों ने जो एरिस्टोटल वाला देखा था उसको इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि वो आर्टिफिशियल था। तो दूसरा हमारे पास है 2 किंगडम, कार्योलस लिनियस ने दिया था प्लांटी और एनिमिलिया को, यहाँ पर 2 किंगडम थे। फिर से 3 किंगडम ई हैकेल्स ने दिया था, प्रोटिस्टा था, और 2 बाकी जो थे वो थे प्लांटी और एनिमिलिया। फिर 3rd किंगडम दिया था 4 किंगडम मतलब कोपलैंड ने मोनेरा, प्रोटिस्टा, एनिमिलिया और प्लांटी। इसके बाद हम लोगों ने 5 किंगडम देखा, RH बिटेकर ने फंगी दिया था। और यहाँ पर जो इसका जो ईयर है आपको याद रखना होगा, आप सिंपली याद कर सकते हैं 19 मतलब 19 में ही आया होगा, 6 फिर उल्टा कर दीजिए 6 को 9, यहाँ पर आसानी से याद कर सकते हैं। और दोस्तों लास्ट इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि यहाँ तक ही नहीं रुका, आगे भी बढ़ा, डेट इज 6 किंगडम क्लासिफिकेशन कार्ल वोस ने दिया था। इसमें यहाँ पर इन्होंने क्या किया था, आर्ची बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया को क्लासीफाई किया था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी के बारे में देखेंगे क्या होता है 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है, फिर से क्यों इंपॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन करने के बाद, फिर कैसे एरिस्टोटल ने पहला साइंटिफिक क्लासिफिकेशन किया था, फिर हम लोगों ने देखा 2 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या होता है, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या होता है, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या होता है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 6 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।